बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्लिप्ड लिप के ऊपर है कि क्लिप लिप असल में है क्या। तो सबसे पहले इस टॉपिक में जो जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम इनको जानेंगे। हम ये जानेंगे कि क्लिप लिप की डिफिनेशन क्या है, यानी ये क्या है। दूसरा, फिर इसके हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट, टाइप्स के बारे में हम जानेंगे, काजेज़ के बारे में जानेंगे, इंसिडेंट्स के बारे में जानेंगे, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम जानेंगे, थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे और नर्सिंग इंटरवेंशंस के बारे में हम जानेंगे कि ये क्लिप लिप है क्या। और फिर इसके जो पॉइंट्स मैंने ये लिखे हैं ना, इन सबको मैं एक बाय एक जो है ना इसको क्या करूँगा, अब एक्सप्लेन करूँगा आपको कि क्लिप लिप असल में है क्या। अब पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है ना, ये हमारी डिफिनेशन के बारे में है। तो क्लिप लिप जो है ना, ये एक कंजेंटल बर्थ डिपिक है, यानी इसमें ये होता है कि ये बाय बर्थ बेबी इस डिपिक के साथ पैदा होता है। यानी ये कोई बैक्टीरिया या इन चीज़ों की वजह से नहीं होता है, बल्कि ये बाय बर्थ होता है ये डिपिक्ट। इनमें जो when the tissue in the lip are pale not properly fused during the fetal developing resulting gap in the lip, यानी ये जो टिश्यूज़ है जो लिप को बना लेते हैं, यानी जो टिश्यूज़ लिप को बना लेते हैं या पैलेट को बना लेते हैं, ये फीटल की डेवलपमेंट के दौरान प्रॉपरली एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं होते हैं। और जब ये प्रॉपरली फ्यूज़ नहीं होती है तो इनके दरमियान एक गैप डेवलप होती है। नॉर्मली जो हमारे लिप्स हैं ना, मैं आपको यहाँ पर एक बना लेता हूँ। नॉर्मली जो लिप्स होते हैं ना, नॉर्मली लिप ये है, फर्ज़ कीजिए नॉर्मल लिप इस तरह है। नॉर्मल लिप क्या है, ये इस तरह है। ये सॉरी मैंने गलत बनाया है, मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए समझा देता हूँ कि क्लिप लिप है क्या। ये एक डायग्राम है, ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर्स को आप देख लें, यानी ये एक पिक्चर है जिसमें एक बेबी का जो नीचा लिप है ना ये ठीक है, लेकिन अपर लिप जो है ना इसमें क्या है, होल्स क्रिएट हुआ है। ये जो है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिप्ड लिप बोलते हैं। तो ये क्लिप लिप इसको कहा जाता है। ये तो क्लिप लिप हो गया। अब पास्ट वक्त में जो है ना, यूरोप के जो लोग थे, इन क्लिप लिप को एक दूसरा नाम भी बोला जाता है। क्लिप लिप को जो है ना एक दूसरा नाम भी बोला जाता है। यानी क्लिप लिप का दूसरा नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं हेरी लिप भी इसको कहा जाता था। पास्ट ज़माने में यूरोप के जो लोग थे, हैरी लिप इसको पास्ट ज़माने में इसलिए कहा जाता था, इनका एक बिलीव था, एक अक़ीदा था कि हैरी जो है ना, हैरी असल में एक रैबिट की जो है ना, रैबिट की एक टाइप है। तो इनका ये एक अक़ीदा था या एक बिलीव था कि जो मदर प्रेगनेंसी के दौरान इस रैबिट को देखेगा, यानी इस रैबिट को प्रेगनेंसी के दौरान देखेगा, तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि जो बेबी इस दुनिया में आने वाला है तो इसके क्या होंगे, क्लिप लिप होंगे। यानी इस रैबिट की देखने की वजह से ये क्लिप लिप होता है। तो ये इसका दूसरा नाम है और ये इसके साथ एक मिथ अटैच है। अब हम टाइप्स के बारे में आते हैं कि क्लिप लिप्स की टाइप्स कितने हैं। तो क्लिप लिप्स के असल में जो है ना 4 टाइप्स है। कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है। एक को हम बोलते हैं यूनिलेटरल यूनिलेटरल क्लिप्ड लिप, यानी इसमें जो है ना, इसमें क्या होता है, वन साइड ऑफ लिप इन्वॉल्व होता है। वन साइड ऑफ लिप इसमें इन्वॉल्व होता है। वन साइड ऑफ लिप इन्वॉल्व होता है। और दूसरे को हम, ये तो पेस्ट हो गया। दूसरा जो टाइप है इसको हम बायलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायलेटरल, यानी इसमें दोनों लिप्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और जो तीसरा है ना, इनकम्प्लीट क्लिप्ड लिप, यानी इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ जो है ना लिफ्ट जो है ना इफेक्ट हुई होती है। क्या हुई होती है, सिर्फ ये जो हमारा ऊपर लिप है ये क्या होता है, ये इफेक्ट हुआ होता है। अब जो हमारा पूर्व और आखिरी टाइप से ये क्या है, कंप्लीट क्लिप्ड लिप। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना, ये जो क्लिप लिप डेवलप हुआ है ये बहुत डीप चला होता है। यानी इसमें नोज़ नोज़ पे भी इस इफेक्ट किया होता है और पैलेट भी इसने इफेक्ट किया होता है। यानी कंप्लीट क्लिप लिप जो है ना, ये किस चीज़ को भी इफेक्ट कर सकते हैं, ये नोज़ और पैलेट दोनों को इफेक्ट कर देते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट जो है ना, ये सिर्फ लिप को, ऊपर लिप को क्या कर देते हैं, इफेक्ट कर देते हैं। तो ये तो इनकी 4 टाइप्स थे। अब मैं
इनकी काज़िज़ की तरफ जाता हूँ कि इनकी काज़िज़ कौन-कौन सी है। तो इनकी काज़िज़ जो है ना, मैं आपको बताऊँगा कि इनकी काज़िज़ जो है ना, नंबर फर्स्ट पर जो इनका काज़ है, नंबर फर्स्ट पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इन कंप्लीट फ्यूजन ऑफ embryonic structures, incomplete fusion of embryonic structures surrounding the oral cavity। ये इसका एक खास है। मैं अब इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस तरह इनका खास है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जब एम्ब्रियोनिक की डेवलपमेंट के वक़्त नॉर्मली जो हमारा ओरल कैविटी है या माउथ है, ये मुख्तलिफ़ टाइप्स के टिश्यू लेयर से मिलकर बना होता है। क्या होता है? मिलकर बना होता है। और ये नॉर्मल जो फ्यूजन है इन लेयर्स का, ये कितनी वीक्स में होता है? 5 टू 12 वीक्स में नॉर्मली इनका क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। अब जब इन लेयर का जो ये लेयर है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से लेयर है, जब इन लेयर्स का कंप्लीट फ्यूजन ना हो जाए, कंप्लीटली एक दूसरे के साथ बाइंड ना हो जाए, तो क्लिप क्लिप क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। मसलन ओ ये कौन सी एम्ब्रियनिक स्ट्रक्चर्स है, मैं यहाँ पर ओ भी आपको लिख देता हूँ, यानी कौन से स्ट्रक्चर्स जो है ना, जब इनकी कंप्लीट फ्यूजन ना हो जाए तो क्लिपलेट बनता है। तो मैं इन स्ट्रक्चर्स को भी आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट पर जो है, इस नंबर फर्स्ट पर क्या है? ये तीन स्ट्रक्चर्स है असल में। नंबर फर्स्ट पर आता है मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस, यानी इसको हम MNP भी बोलते हैं। ये जो है ना, ये मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस जो है ना, ये हमारी लिप का जो सेंट्रल पार्ट है, अपर लिप का सेंट्रल पार्ट जो है ना, ये मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस से बनता है। अब जो दूसरा है लेटरल नेज़ल प्रोमिनेंस, हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेटरल नेज़ल प्रोमिनेंस बोलते हैं। ये हमारी अपर लिप की साइड्स को बना लेते हैं ये स्ट्रक्चर। और जो तीसरा है मैक्सिलरी प्रोमिनेंस, ये क्या बना लेते हैं? अपर जावा एंड अपर लिप बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? अपर जावा एंड अपर लिप बना लेती है। ये स्ट्रक्चर अपर जावा एंड अपर लिप बना लेती है। अब जब इन स्ट्रक्चर्स के इनकम्प्लीट फ्यूजन हो जाए, यानी कंप्लीट फ्यूजन ना हो जाए, कुछ मिसिंग हो जाए, तो फिर क्या हो जाता है? क्लिफ्ट लिप डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लिफ्ट लिप डेवलप हो जाता है। अब इन स्ट्रक्चर्स की इनकम्प्लीट फ्यूजन क्यों होता है, यानी क्यों इन स्ट्रक्चर्स की इनकम्प्लीट फ्यूजन हो जाता है? तो नंबर फर्स्ट पर जो इनकी रीज़न्स है ना, बिहाइंड इनकी जो रीज़न है, तो नंबर फर्स्ट पर जो रीज़न आता है जेनेटिक फैक्टर। क्या? जेनेटिक फैक्टर्स, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि एक पेरेंट्स है और इसमें ये क्लिप लिप जो है ना, ये डिफेक्ट था, तो इसका जो बेबी होगा मुस्तक़बिल में, इसमें भी ये क्लिप लिप डेवलप हो जाएगा। ये तो इसका एक रीज़न है जेनेटिक फैक्टर, यानी ये ट्रेट जो है ना, ये इनहेरेंट हुआ है पेरेंट्स से किस में? बेबी में। एक तो ये रीज़न था जो क्लिप लिप डेवलप होता है। दूसरा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से। किसकी वजह से? एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी की मदर थी, उन्होंने फोलिक एसिड्स को या न्यूट्रिशंस को जितनी मकदार में नहीं लिया जितनी इसकी ज़रूरत थी, यानी ज़रूरत से कम लिया, डिफिशिएंसी की वजह से यानी ये हुआ। नंबर तीसरा जो है रैंडम एरर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी क्या हुआ? यानी जब ये स्ट्रक्चर्स फ्यूज़ होते थे एक दूसरे के साथ, तो इसमें जो है ना, क्या हुआ? एरर आया, यानी ये जो है ना, ये पस जो है ना, ये सेकंड के साथ तड़ के साथ अटैच हुआ, और तड़ जो है ना, ये सेकंड के साथ अटैच हुआ, आप इस तरह कह सकते हैं। तो इन स्ट्रक्चर जो है ना, ये इनकी वजह से, ये जो है ना, इनकम्प्लीट फ्यूजन की वजह से ये क्लिप क्लिप डेवलप होता है। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह डेवलप होता है। यानी
इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ एम्ब्रियन स्ट्रक्चर सराउंडिंग द ओरल कैविटी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ओरल कैविटी है, क्या है ओरल कैविटी है, ये मुख्तलिफ टिश्यूज़ के लेयर से मिलकर बनता है नॉर्मली। और जब नॉर्मली ये टिश्यूज़ जो है ना, कौन सी वीक पर एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, 5 to 12 वीक्स पर जो है ना एक दूसरे के साथ नॉर्मली फ्यूज़ हो जाते हैं, और ये एक कम, ये जो है ना ये नॉर्मली लिप बना लेते हैं। अब कुछ लेयर्स है जो नाम मैंने ये लिख के है, ये जो नाम है ये मैंने जो लिखे है, जब इन लेयर्स का सही तरह फ्यूजन नहीं होता है, जब इन लेयर का सही तरह फ्यूजन नहीं होता है न, तो किसकी वजह से इनका सही फ्यूजन नहीं होता है, इन रीजंस की वजह से। तो फिर क्या हो जाता है, क्लिप लिप डेवलप हो जाता है। अब जो इसका और रीजंस भी है न, और काजेज़ भी है। मसलन दूसरा जो काज इसका है, ये क्या है, दूसरा काज जो है ना, ये क्लिप्ट लिप जो है ना ये एसोसिएटेड है। यानी क्या है, एसोसिएटेड है, यानी जब क्लिप लिप होगा तो इसके साथ क्लिप्ट पैलेट भी होगा। क्या भी होगा, क्लिप पैलेट भी होगा। तो मैंने जिस तरह आपको पहले ही बता दिया कि क्लिप लिप जो है ना ये मुख्तलिफ टिश्यूज़ की लेयर से बनता है। जब जब ये टिश्यूज़ जो है ना, क्लिप लिप जो है ना मुख्तलिफ टिश्यूज़ की लेयर से बनता है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया डेवलपमेंट के दौरान। अब इन सेम टिश्यूज़ से ये क्लिप्ड पैलेट भी बनता है, यानी इन टिश्यूज़ से जो है ना ये क्लिप्ड पैलेट भी बनता है। अब अगर क्लिप लिप में ये एरर, ये जो क्लिप लिप जब ये डेवलप होता है, अगर ये कम डेवलप हुआ है, यानी ये कम फ्यूजन इसमें आया है, तो ये क्लिप लिप को काज करेगा। अगर ज़्यादा एरर आया है तो ये क्लिप लिप को भी काज कर सकता है। किसको भी काज कर सकता है, क्लिप लिप को भी काज कर सकता है। यानी अगर क्लिप लिप एक पेशेंट में है तो चांस ये है कि इसमें क्लिप पैलेट भी क्या हो, मौजूद हो। तो ये क्या है, क्लिप पैलेट भी इसमें मौजूद हो। अब जो तीसरा इसका काज है, मल्टी पेक्टर्स पेक्टोरल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इसका मतलब ये है कि ये जो क्लिप लिप है ना, ये सिर्फ इन लेयर्स के इनकम्प्लीट फ्यूजन की वजह से नहीं काज होता है, बल्कि ये एक कम्प्लेक्स ट्रेड है जो एनवायरनमेंट की वजह से भी काज हो सकती है, और जेनेटिक फैक्टर यानी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी काज हो सकती है। मसलन कौन से जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से, तो जेनेटिक म्यूटेशन मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। जेनेटिक फैक्टर का मतलब ये है, अगर IRF6 ये एक जीन्स है, अगर इसमें म्यूटेशन आ जाए तब भी ये क्लिप पैलेट जो है ना, क्लिप लिप डेवलप हो सकता है। इसी तरह PVRL1 इनमें अगर म्यूटेशन आ जाए तब भी ये डेवलप हो सकता है। इसी तरह NO जीन अगर इनमें म्यूटेशन आ जाए तो फिर भी ये क्लिप लिप क्या हो जाता है, डेवलप हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब ये है कि एक मदर है और वो क्या कर देती है, स्मोकिंग कर देती है, तो इनका बेबी जो है ना इसमें क्लिप लिप हो सकता है। अगर वो मदर अल्कोहल कंज्यूम कर देती है, अल्कोहल यूज़ कर देती है, तब भी क्लिप लिप हो सकती है। अगर वो सर्टन मेडिसिन इस्तेमाल कर देती है तब भी जो है ना ये क्लिप लिप डेवलप हो सकती है। या वो फोलिक एसिड को कम इस्तेमाल कर देती है, यानी डिफिशियंसी इसमें हो, तब भी ये क्लिप लिप जो है ना ये क्या हो सकती है, ये काज हो सकती है। अब मैं जो है ना इसी तरह जो इनका 4 नंबर काज है, 4 नंबर काज इसका है क्रोमोसोमल। ये क्या, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी क्लिप लिप खास हो सकती है। मसलन डाउन सिंड्रोम की वजह से है, टर्नर सिंड्रोम की वजह से है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की वजह से, ट्राइसोमी की वजह से, इनकी वजह से भी जो है ना ये क्लिप लिप कास हो सकती है, यानी ये भी इनकी काजेज़ में आता है। तो नंबर 5 पर इसका जो काज था ये था इनकम्प्लीट फ्यूजन। दूसरा पर इसका जो काज था, क्लिप लिप जो है ना ये एसोसिएटेड है क्लिप पैलेट के साथ। इसका मतलब ये है कि ये जो क्लिप लिप जो है ना ये अगर एक पेशेंट में मौजूद हो, एक बेबी में मौजूद हो, तो ज़्यादा चांस है कि इसमें क्लिप पैलेट भी मौजूद हो। क्योंकि जो क्लिप लिप जिन टिश्यू से बनता है, जिन टिश्यू लेयर से बनता है, सेम टिश्यू से क्लिप पैलेट भी बनता है। अगर
क्लिप लिप में अगर ये जो इनकम्प्लीट फ्यूजन है ये ज़्यादा हो जाए, यानी ज़्यादा फ्यूजन ना हो जाए, तो ये क्लिप पैलेट को भी कास्ट कर सकती है। जिस तरह जो इनका तीसरा रीज़न, जो तीसरा कास्ट था, मल्टी पिक्टोरल इनहेरिटेंस, यानी ये सिर्फ जीन्स की म्यूटेशन की वजह से नहीं कास्ट हो सकती है, बल्कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी कास्ट हो सकती है। मैंने आपको जेनेटिक फैक्टर भी बता दिया और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बता दिया। और जो आखिर इसका कास्ट था क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, यानी ये क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी कास्ट हो सकता है। मसलन टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनपेटर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया और ट्राइसोमी सिंड्रोम हो गया। तो ये तो इनकी काजेज़ थे। अब मैं इनकी इंसिडेंस की तरफ जाता हूँ। इंसिडेंस का मतलब ये है कि इनकी कितनी केसेस जो है ना हम डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इनकी अगर 700 बर्थ है, मतलब इस तरह, अगर 700 लाइव बर्थ है, यानी अगर 700 बेबीज़ एक जगह पर पैदा हुई, तो चांस है कि इसमें एक बेबी किया हो क्लिप लिफ्ट का शिकार हो। इसी तरह जो दूसरा इसका दूसरा एक बात, ये तो एक बात हुई। दूसरा एक अहम बात ये है कि ये क्लिप लिफ्ट जो है ना, ये मेल्स इफेक्ट मोर देन फीमेल्स, ये आपने याद रखना है। यानी क्लिप क्लिप जो है ना, ये मेल्स में ज़्यादा होता है और फीमेल्स में कम होता है। इस इनकी रीज़न जो है ना, ये इनकी रीज़न में भी आपको बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट पर इनका जो रीज़न है ना, कि मेल्स जो है ना, मेल्स ये जेनेटिक म्यूटेशंस की तरफ ज़्यादा, यानी जेनेटिक म्यूटेशन इनमें आसानी के साथ होता है। यानी म्यूटेशंस मेल में आसानी के साथ हो सकता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो जब म्यूटेशन हो सकता है आसानी के साथ, तो ये क्लिप लिप के चांस इसलिए ज़्यादा है मेल में। नंबर दूसरा जो इसका रीज़न है, जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये फीटल डेवलपमेंट में जो है ना अहम किरदार अदा कर देते हैं, ये दोनों हार्मोन। और जब ये दोनों हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन में इम्बैलेंस आ जाए, यानी एक ज़्यादा हो जाए और दूसरा कम हो जाए, क्या हो जाए, एक ज़्यादा हो जाए और दूसरा कम हो जाए, तो ये क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट जो है ना, ये काज कर देती है। और जब क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट काज कर देती है, तो क्रेनियोफेशियल जब ये कास होती है, तो क्या होता है, आमतौर पर हमारा जो है ना, ये लिप मुतासर होती है। तो ये तो इनके दो रीज़न्स थे। ये मैंने आपको इनके दो रीज़न्स बताए। अब साइंस एंड सिम्पटम्स, ये सॉरी मैं उसी जगह पर मैं भूल गया, लेकिन साइंस एंड सिम्पटम्स के बारे में भी मैं आपको बात बताऊंगा कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एट बर्थ, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एट बर्थ का मतलब ये है, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एट बर्थ, यानी एक बेबी जो है ना, ये तो हम ऑलरेडी डायरेक्टली देख सकते हैं एक बेबी के लिप्स को। तो ये तो एक साइन हो गया। दूसरा दूसरा इसका जो साइन है ना, पीडिंग प्रॉब्लम। इस तरह जो बेबी होता है, ये क्या इसमें क्या प्रॉब्लम मौजूद होता है, ये पीडिंग जो है ना, ये सही पीडिंग जो है ना नहीं कर सकती है, यानी ये नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट नहीं कर सकती है सकिंग के लिए। दूसरा तीसरा जो है ना, वेट लॉस। वेट लॉस क्यों साइन एंड सिम्टम है? वेट लॉस इसलिए है, जब बेबी फीडिंग नहीं कर सकता है तो वेट किस तरह गेन करेगा। तो ये तो इनका साइन एंड सिम्टम्स है। अब मैं इनकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आता हूँ, जिस तरह मैंने आपको वहाँ पर लिख दिया था। तो कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या होगी? कॉम्प्लिकेशन इसमें होगी एस्पायरेशन। क्या होगी? एस्पायरेशन होगी। यानी जब ये बेबी जो है ना फीडिंग कर देती है, तो चांसेस ज़्यादा है कि ये बेबी की जो फीडिंग है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है, वो स्टमक की बजाय लंग्स में चला जाए। और जब फूड लंग्स में जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एस्पायरेशन बोलते हैं। और वहाँ पर एस्पायरेशन नमूनिया काज कर सकती है, ओटाइटिस मीडिया। दूसरा इसका जो कॉम्प्लिकेशन है, ये क्या है? ओटाइटिस मीडिया है। अब जिन बेबीज़ में क्लिप लिप्ड और क्लिप प्लेलेंट जो है ना मौजूद हो, तो इसमें ओटाइटिस मीडिया जो है ना आसानी के साथ डेवलप हो सकती है, क्योंकि इसमें फिर ओशन ट्यूब जो है ना, किस ट्यूब? ओशन ट्यूब में यहाँ पर लिख देता हूँ, ओशन ट्यूब जो है ना, ओशन ट्यूब क्या हो जाती है? डिसफंक्शन हो जाती है। ये यानी ये नॉर्मल फंक्शन फिर नहीं कर देती है। ओशन ट्यूब जो है ना, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं कर देती है। ओशन ट्यूब जो है ना, ये मिडिल ईयर को थ्रोट के साथ कनेक्ट कर देती है। ओशन ट्यूब का नॉर्मल फंक्शन ये है कि ये एयर प्रेशर को रेगुलेट करे, और दूसरा मिडिल ईयर में जो फ्लूइड पैदा होती है इसको बाहर निकाले। अब
जब क्लिप लिफ्ट का पेशेंट हो या क्लिप पैलेट का पेशेंट हो तो इसमें ओशन ट्यूब डिस्फंक्शन हो जाती है और फ्लूइड जो है ना मिडिल ईयर में जमा हो जाती है। किस में जमा हो जाती है? मिडिल ईयर में जमा हो जाती है। तो वहाँ पर इन्फेक्शन की चांसेस भी ज़्यादा हो जाती है। क्या इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा, यानी बैक्टीरिया आसानी के साथ वहाँ पर ग्रोथ कर सकती है। और दूसरा, हेयरिंग लॉस हो सकती है, यानी फिर बेबी जो है ना बात को नहीं सुन सकती है। और तीसरा, जब बात नहीं सुन सकती है तो वो फिर किस तरह बोल सकता है? सबसे पहले इंसान जो है ना हम सीखते हैं फिर बोलते हैं। तो ये इनकी कॉम्प्लिकेशंस है। फर्स्ट नंबर कॉम्प्लिकेशन एस्पायरेशन हो गया। दूसरा नंबर कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया? ओटाइटिस मीडिया हो गया। तीसरा नंबर कॉम्प्लिकेशन जो है ना ये हेयरिंग लॉस हो गया। क्या हो गया? हेयरिंग लॉस हो गया। और फोर्थ वन नंबर कॉम्प्लिकेशन जो है ना स्पीच प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया? स्पीच प्रॉब्लम हो गया। और चौथा नंबर कॉम्प्लिकेशन जो है ना ये ग्रोथ फेलियर है। क्या है? ग्रोथ फेलियर है। अब किस तरह ग्रोथ फेलियर है? जब बेबी का अपर लिप जो है ना ये अफेक्टेड है तो वो क्या कर देती है? वो ज़्यादा फीडिंग नहीं कर सकती है तो फिर वो ग्रोथ भी नहीं कर सकती है। तो ये तो ग्रोथ फेलियर के बारे में था। ये इनकी कॉम्प्लिकेशन थी क्लिप लिफ्ट के। अब इनकी थेराप्यूटिक मैनेजमेंट की तरफ मैं आता हूँ कि इसको हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। थेराप्यूटिक मैनेजमेंट, तो क्लिप लिफ्ट का जो पेशेंट होता है, जो बेबी होता है, इनके फर्स्ट वीक में जो है ना सर्जरी होनी चाहिए। किस में जो है? फर्स्ट वीक में सर्जरी होनी चाहिए। अब इनकी रीज़न क्या है कि फर्स्ट वीक में हम सर्जरी करेंगे? इसका वजह ये है कि जब फर्स्ट वीक में हम बेबी की सर्जरी कर देते हैं तो इनका जो नोज़ और लिप जो है ना इनकी असल में हम इसकी सर्जरी नोज़ लिप की कर देती है और इसमें नोज़ भी इंक्लूड होता है ना। तो जब हम इनकी सर्जरी कर देते हैं तो फर्स्ट वीक में तो ये मुस्तक़बिल में फ्यूचर में ज़्यादा नेचुरली अपीयरेंस दिखाएगा कि ये नेचुरली ये बेबी ठीक सा है, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था अगर हमने फर्स्ट वीक में सर्जरी कर दिया। ये तो इनका एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि जब हम फर्स्ट वीक में सर्जरी कर देते हैं तो बेबी जो है ना बेबी में हीलिंग प्रोसेस जो है ना ये फास्टर है देन ओल्डर इन्फेंट, यानी बेबी का जो हीलिंग प्रोसेस है ये तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर इन्फेंट। नंबर तीसरा जो इनका रीज़न हो गया, यानी इसमें यानी जब हम फर्स्ट वीक में सर्जरी कर देते हैं तो ये रिस्पिरेटरी और फीडिंग कॉम्प्लिकेशन को कम कर देती है। तो ये इनकी तीन रीज़न थे। अब मैं नर्सिंग इंटरवेंशंस की तरफ आता हूँ कि हम इसमें क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस करेंगे। नर्सिंग की जो स्टूडेंट्स है अब इनको याद रखिए क्योंकि एमसीक्यू ज़्यादातर जो है ना इन्हीं इंटरवेंशन से आते हैं। तो नंबर फर्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग क्या करेंगे? ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, यानी हम इसके मदर को बताएंगे कि ब्रेस्ट सॉरी ब्रेस्ट फीडिंग, यानी हम इसकी मदर को इस बात पर कन्विंस करेंगे कि आप इस बेबी को क्या करें? ब्रेस्ट फीडिंग दें। क्यों? ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना इसमें एंटीबॉडीज़ मौजूद होता है और ये बैलेंस डाइट होता है और ये प्री फ्रॉम पैथोजन होता है। तो हम इसको कन्विंस करेंगे कि आपने हर हालत में इसको ब्रेस्ट फीडिंग देनी है। एक नर्सिंग इंटरवेंशन तो ये है। दूसरा नर्सिंग इंटरवेंशन ये है कि इसके लिए अब ये बच्चे तो फीडिंग आसानी के साथ नहीं कर सकते हैं, यानी इसको लीकेज वगैरह आता है। तो इसमें हम जो है ना स्पेशल डिवाइस इस्तेमाल कर देते हैं ताकि क्या हो जाए, ताकि ये लीकेज ना हो जाए। इसलिए हम ये डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, या एस्पायरेशन ना हो जाए तो इसके लिए ये स्पेशल डिवाइस इस्तेमाल कर देते हैं। मसलन एक स्पेशल डिवाइस का नाम है लिम्ब नेपल। लिम्ब नेपल ये एक स्पेशल डिवाइस है। ये स्पेशल डिवाइस जो है ना ये आम जो नेपल है ना इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है शेप में थोड़ा सा यूनिक शेप होता है। और दूसरा फ्लो कंट्रोल होता है। क्या होता है? फ्लो कंट्रोल, यानी ये निपल जो है ना ये दूसरे निपलों से शेप में मुख्तलिफ होता है। आमतौर पर निपल जो है ना ये किस तरह शेप में होती है? ये तो इस तरह शेप में होती है ना, मैं थोड़ा सा आपको बना देता हूँ। इस तरह शेप में होती है ना, लेकिन ये इस शेप से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। और दूसरा इसमें जो पीलिंग जाती है ना इसकी फ्लो को हम तेज़ भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। और ये क्लिप लिफ्ट और क्लिप पैरेंट के जो बेबीज़ है ना ये इनके लिए डिज़ाइन है। तो ये एक नर्सिंग इंटरवेंशन तो ये है कि इसमें जो है ना लिब निपल इस्तेमाल होती है। दूसरा
दूसरा इसका स्पेशल डिवाइस क्या है, निपल विद प्लेंज। निपल विद प्लेन जो है ना, ये निपल के साथ ये निपल जो है ना, ये बेबीज़ के लिप के साथ जो है ना टेटली फिक्स होता है। और जब ये टेटली फिक्स होता है तो फीडिंग जो है ना ये आसानी के साथ इनकी बेबीज़ की जो है ना मौत में चली जाती है और एक्सपायरेशन के चांसेस कम होती है। एक डिवाइस का नाम तो ये है। तीसरा जो डिवाइस है, सिरिंज फीडिंग। यानी इसमें हम क्या करेंगे, सिरिंज फीडिंग करेंगे। क्या करेंगे, सिरिंज फीडिंग करेंगे। यानी फ़र्ज़ के ये सिरिंज है, इसमें हम खुराक डालेंगे और बेबीज़ को मुँह में फिर क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से मिनिमाइज़ होते हैं लीकेज के चांसेस। तो ये डिवाइस है, तो ये स्पेशल डिवाइस इसको बोला जाता है। अब अपराइट पोजीशन का मतलब ये है कि जब हम फीडिंग कर देते हैं इस बेबी को, जब हम फीडिंग कर देते हैं तो हमें चाहिए कि हम किस पोजीशन में करें, अप राइट पोजीशन में। जब हम फीडिंग अप राइट पोजीशन में कर देते हैं तो एस्पायरेशन के चांसेस कम होते हैं, लीकेज के चांसेस कम होते हैं और सॉल्विंग जो है ना अप राइट पोजीशन में जो है ना ये इम्प्रूव होता है। अब आपने एक अहम पॉइंट्स को याद रखना है कि ये जो क्लिप्ट लिप है ना, ये ज़्यादातर मोरली एंड मोस्टली दोनों लफ्ज़ में इस्तेमाल कर देते हो, अपर लिप में होता है। क्या होता है, अपर लिप में होता है। इसका एक रीज़न ये है कि अपर लिप में ये होता है तो ये लोअर लिप में क्यों नहीं होता है। लिप तो दोनों है ना, चाहिए कि अपर लिप में है तो लोअर लिप में भी होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये सवाल जो है ना मुझसे एक बहुत अहम इंटरव्यू में पूछा गया, तो मैंने इनको ये बताया, आपका जो टीचर है ना वो बहुत ही चालाक आदमी है। अपर लिप जो है ना ये 3 टिश्यू लेयर से मिलकर बना होता है। क्या होता है, 3 टिश्यू लेयर से मिलकर बना होता है। लेकिन जो लोअर लिप है ना ये 2 टिश्यू लेयर से मिलकर बना होता है। तो जब इन 3 टिश्यू लेयर में इनकम्प्लीट फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा है इस कंपेयर टू 2 टिश्यू लेयर फ्यूजन में, तो ज़्यादा चांस तो इनमें है ना, इन 3 लेयर्स में। और ये 2 लेयर्स में चांसेस बहुत कम है कि ये जो है ना ये फ्यूज़ ना हो जाए। तो इसलिए ये ज़्यादातर अपर लिप में होता है। लोअर लिप में भी हो सकती है ये, लेकिन ये जितनी भी क्लिप लिप है तकरीबन 1 to 2% ऑल क्लिप लिप में सिर्फ ये लोअर लिप में हो सकता है। इसलिए ये ज़्यादातर अपर लिप में होता है। आपने सिंपली ये याद रखना है कि अपर लिप जो है ना ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है और लोअर लिप जो है ना ये 2 लेयर से बना होता है। तो 3 लेयर में जो है ना ज़्यादा चांसेस है कि इसमें क्या हो जाए, इनकम्प्लीट फ्यूजन हो जाए एज़ कम्पेयर टू 2 लेयर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं।